हेलो, नमस्कार भाइयों बहनों, जो भी हो। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि इस चैप्टर को मैंने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बनाया है, एमपी बोर्ड के खासकर। ठीक है, और एमपी बोर्ड में ये चैप्टर 2 नंबर का है। कितने का? सिर्फ 2 नंबर का। हो सकता है यहाँ से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है 1-2 नंबर का आ जाए। तो मैंने क्वेश्चन भी ऐसे ही डिज़ाइन किए है। ठीक है, MM 2 ही है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश भी करेंगे और थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से रखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग। अब होता क्या पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी? तो यानी कि हम जो पावर रखते हैं, अब कौन सी पावर? जो हमारे हाथों में होती है वो वाली पावर नहीं। एक्चुअल में होती तो हाथों में ही है लेकिन दिखती नहीं है। ठीक है, मतलब गायब रहती है पर होती है। कौन सी पावर? अब जैसे कोई मंत्री होते हैं, कोई नेता होते हैं, वो लोग कोई डिसीजन लेते हैं, वो पावर की बात कर रहा हूँ मैं। डिसीजन पावर है ना, डिसीजन निर्णय लेने की शक्ति, सत्ता, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी जो पावर है वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अब उनको अपन को क्या करना है? शेयर करना, बांटना है। यानी कि देश के अंदर किसी एक के पास पावर नहीं होती, बटी हुई होती है बहुत सारे लोगों के बीच। ठीक है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। अब कौन से 2 देशों के बारे में पढ़ना है? एक्चुअल में 2 देशों में बटी ये पावर, वो उसके बारे में पढ़ना। एक बेल्जियम में और एक श्रीलंका में। श्रीलंका तो सब लोग जानते ही हैं। खैर, हम बेल्जियम और श्रीलंका दोनों समझेंगे, लेकिन पहले इससे थोड़ा ये समझते हैं। अब ये कहोगे ये क्या है? तो ये देखो, आपको 2 महाद्वीप दिख रहे हैं, वैसे तो 7 हैं। हमें फिलहाल एक ये एशिया और दूसरा यूरोप, इन 2 में ही चलना है। एशिया में ये श्रीलंका तो मन को पता ही दिखता ही है, और यूरोप के बारे में थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो एशिया और यूरोप। आई थिंक आपको डायरेक्शन यानी कि दिशा तो पता ही है। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ यानी कि दक्षिण। तो श्रीलंका कौन सी दिशा में, ये तो पता चल गया ना, दक्षिण में, एशिया के, है ना। तो एक क्वेश्चन बनेगा आगे कि श्रीलंका एशिया के कौन से दिशा में? तो दक्षिण में। ठीक है, खैर यूरोप, अब यूरोप को मैंने अलग से निकाल के रख लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यूरोप को थोड़ा समझते हैं। आपको इस वाले रीजन पे देखना है, यहाँ डायनासोर वाले रीजन पे मत देखना। ये डायनासोर सा बन रहा है, यहाँ देखो ये। ठीक है, उस पर नहीं ध्यान देखना। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जर्मनी दिख रहा है, ये आपको फ्रांस दिख रहा है, ये देखो ये बेल्जियम है, ये लिखा हुआ है, ये छोटा सा ये लग्जमबर्ग लिखा हुआ है, ये इसका नीदरलैंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सिर्फ 5 कंट्री देखनी है। अब थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये छोटू सा है बहुत सा, उसको ध्यान रखना। तो मेन अपना कौन है? बेल्जियम। ऊपर कौन है? नीदरलैंड। नीचे कौन है? फ्रांस। यहाँ कौन है? लग्जमबर्ग। और यहाँ कौन है? जर्मनी। ठीक है, इस साइड। तो हमें 5 याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कि बेल्जियम के चारों ओर कौन कौन से देश हैं। तो ऊपर नीदरलैंड, नीचे फ्रांस, इधर जर्मनी और लग्जमबर्ग। ठीक है, सबसे छोटा लग्जमबर्ग ये। ठीक है, सबसे बड़ा, और उसके चारों ओर जो सबसे बड़ा है वो फ्रांस है। ठीक है, तो खैर हमें अभी देखना है कि एक क्वेश्चन तो यही अपन को याद हो गया। अच्छा, कौन से महाद्वीप में है बेल्जियम? ये भी पता चल गया। कौन से में है? यूरोप में। ठीक है, तो ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। अब बेल्जियम को थोड़ा समझना है। अच्छा, ये मैंने यहाँ इंडिया का मैप लगाया, इसको थोड़ा समझते हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है? ये इस वाले एरिया की फ़ोटोज़ थोड़ी क्रॉप कर दी ताकि हरियाणा ठीक से दिख जाए। जो आपको हरियाणा दिख रहा है ना, जितना बड़ा हरियाणा है, ये उसका लगभग आधा है। क्या? बेल्जियम। इतना छोटा है बेल्जियम। ठीक है, और हरियाणा में 2 करोड़ लोग रहते हैं लगभग, पता है। और बेल्जियम में कितने लोग रहते हैं? लगभग 1 करोड़ बस। ठीक है, तो यानी कि बेल्जियम दोनों में आधा है। अगर इसके एरिया के बारे में देखें हरियाणा से, तो उससे भी आधा है, कम है। और पॉपुलेशन में भी 1 करोड़ के लगभग है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लगा था। और ये श्रीलंका देखो इंडिया के किस कॉर्नर के पास है, किस राज्य के पास है? तो तमिलनाडु के पास है। ये क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है। तो थोड़ा मैप पता होगा तो वैसे ही कर लेंगे ये लोग आप तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग तो अब आपके 2 क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन कहाँ लिख दूँ? ठीक है, 2-3 क्वेश्चन चलो अभी डिस्कस कर लेंगे इनको, है ना। अभी ये मैंने बता तो दिया ही है कि श्रीलंका किस राज्य के तट पर है? तो तमिलनाडु। कौन सी महाद्वीप में है? एशिया। श्रीलंका कौन सी में है? एशिया में। किस दिशा में? दक्षिण में। ये तो हो गया। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप में। ठीक है, यूरोप के और कौन से 4 देश लगते हैं? ऊपर कौन सा? नीदरलैंड, नीचे कौन सा? फ्रांस, इधर कौन सा? जर्मनी और लग्जमबर्ग। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है, जनता है, वो कितनी है? 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ है, जो हरियाणा से आधी है, हरियाणा की आधी है। ठीक है, और क्षेत्रफल भी उससे कम यानी कि आधा। अब ये रहा हमारा बेल्जियम, ये हमारी क्या बुक में छपा हुआ है। ठीक है, उसी से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ समझाने के लिए लगा लिया है। आपको यहाँ 4 कलर दिख रहे हैं, 1 2 3 रेड तो उसमें गायब ही हो गया, और चौथा ये साइड से। ठीक है, तो ऊपर वाला जो इलाका है, ऊपर वाला इलाका, इसको बोलते हैं फ्लेमिश।
जैसे अपने यहाँ राज्यों के नाम होते हैं ऐसे ही इस इलाके को फ्लेमिश और नीचे वाले को वेलोनिया, ठीक है, हिंदी में फ्लेमिश और नीचे वेलोनिया, ठीक है। और इधर जो बगल से देखो कौन है, जर्मनी थी, तो ये जर्मन भाषा वाले लोग रहते हैं यहाँ, जर्मनी बोलने वाले। अब ऊपर कौन सा देश था, नीदरलैंड था। नीदरलैंड के लोगों को अपन कहते हैं डच। एक्चुअल में क्या है कि ऊपर नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी मैं नीदरलैंड के लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कहते हैं, डच। उनकी जो भाषा है वो भी क्या है, डच। जैसे भारत के लोग क्या है, भारतीय, और अपनी जो भाषा कौन सी है, हिंदी। ऐसी जो इस एरिया पे किनका प्रभाव है, डच लोगों का, ठीक है। तो यहाँ जो लोग रहते हैं फ्लेमिश इलाके में, फ्लेमिश इलाके में, अरे ये चल क्यों नहीं रहा भाई, अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है फ्लेमिश, इसमें कौन से लोग रहते हैं, डच भाषा वाले। अब नीचे कौन सा देश है, फ्रांस। तो फ्रांस के लोग कौन सी बोलते हैं, फ्रेंच, यानी कि हिंदी में फ्रांसीसी भाषा, ठीक है, फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। तो इस एरिया में कौन से लोग रहते हैं, फ्रांसीसी, ठीक है। दो चीज़ क्लियर हो गई। क्या क्या, ऊपर वाले इलाके को क्या बोलते हैं, फ्लेमिश, ऊपर मतलब उत्तर दिशा में, और दक्षिण दिशा में क्या बोलते हैं, वेलोनिया, और उसमें कौन से लोग रहते हैं, फ्रांसीसी। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ कौन से लोग रहते हैं, जर्मन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो छोटा आपको दिख रहा है ये इसकी कैपिटल है। कैपिटल अभी तक हमने पढ़ी नहीं, यानी कि राजधानी क्या है इसकी, ब्रुस में लगा दूँ सेल, ऐसा ब्रुस बना दूँ मैं तो ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुस और सेल्स, ठीक है। तो ब्रुसेल्स, ब्रुस में लगा दो सेल, दांत अपने आप हो जाए साफ, ठीक है। तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। अपन ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। अब फ्लेमिश जो इलाका है उसमें जो डच लोग रहते हैं वो पूरी पॉपुलेशन कितनी थी, 1 करोड़, मतलब पूरे देश की लगभग 1 करोड़। अब उसका 59% डच लोग हैं, 59%, और फ्रांसीसी कितने, 40%, कम है भैया। और जर्मन तो बेचारे 1% ही है, ठीक है, तो हो गए पूरे 100। लेकिन फ्रांसीसी भले ही 40 है लेकिन कम है, लेकिन पावरफुल कौन है, फ्रांसीसी, ठीक है। अब थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, अभी क्लियर कर देता हूँ। चलो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग पढ़ना तो पूरा समझ में आ जाएगा, हर एक लाइन मिल जाएगी। तो बेल्जियम किस महाद्वीप में है, यूरोप में, बताइए, ठीक है। बेल्जियम का क्षेत्रफल किस राज्य से कम बताया है, हरियाणा से, आधा। बेल्जियम के पड़ोसी देश फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। बेल्जियम की आबादी जनसंख्या भारत के किस राज्य की आधी है, हरियाणा की आधी है कि नहीं, बताया था कि नहीं। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रसेल्स। बेल्जियम के उत्तर दक्षिणी इलाके का नाम, उत्तर में फ्लेमिश, दक्षिण में वेलोनिया। डच और फ्रांसीसी भाषा में लोग कौन ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली, कौन से ज़्यादा पावरफुल थे, जो कम थे, फ्रांसीसी कम थे लेकिन पावरफुल थे, 40%, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ लेकिन आप लोग समझना। बेल्जियम के वेलोनिया इलाके की जनता की भाषा और प्रतिशत लिखो। तो वेलोनिया में कौन से लोग रहते थे, फ्रांसीसी, और परसेंट कितना था, 40। और फ्लेमिश कौन से थे, डच, और कितने, 59%। तो फ्लेमिश इलाके की जनसंख्या डच और 59% थी। और जो सबसे कम भाषा कौन सी बोली जाती है, जर्मन, वो कितने परसेंट थे, 1%, ठीक है। श्रीलंका किस महाद्वीप में, एशिया, ठीक है, ये तो पता ही है। अच्छा एक ये क्वेश्चन, श्रीलंका एशिया किस हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी क्वेश्चन बताया था किस राज्य से जुड़ा है, भारत के किस राज्य से जुड़ा है श्रीलंका, आंसर बताओ कमेंट में, ठीक है। चलो यहाँ मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। अब श्रीलंका पे चलें उससे पहले एक चीज़ समझनी है, एथनिक ग्रुप, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इनको निर्जातीय समूह, यानी कि जातियों का एक समूह, निर्जातीय समूह, ठीक है। अब ये निर्जातीय समूह होता क्या है, आपके में डेफिनेशन दी हुई है पूरी बाकायदा, बुक में देख लेना, साइड से पहली पेज पे इस कॉर्नर पे ऐसे करके, ऐसे कॉर्नर पे लिखा हुआ है, ठीक है, पहली पेज पे। तो निर्जातीय समूह यानी कि एथनिक ग्रुप क्या होता है, लोगों का एक ऐसा समूह होता है, लोगों का क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, जिनका कल्चर सेम होता है, क्या होता है, संस्कृति एक जैसी होती है। जैसे अब देखो राजस्थान के लोग हैं, उनका रहना खाना पीना एक अलग टाइप का है, पंजाब के लोग हैं उनका अलग टाइप का है ना, देखा होगा आप लोगों ने, तो थोड़ा अलग रहता है ना। आप लोग गुजरात के लोगों का देखें, अलग सिस्टम है। तो सभी राज्यों का अपना अलग अलग ही कल्चर है। तो ऐसे लोगों का एक समूह होता है। अब लोगों का समूह क्या है, एक राज्य में फिक्स नहीं होता, अपने यहाँ फिक्स है थोड़ा सा, लेकिन अब तो हर जगह पहुँच गए। जैसे राजस्थान के लोग अलग अलग एमपी में भी मिल जाएँ, हमारे भंड में भी बहुत सारे, मतलब
अपने आसपास वाले एरिया में बहुत सारे होंगे, राजस्थान के लोग आके रहने लगे हैं, ठीक है, और अपने यहाँ के भी लोग गुजरात में पहुँच गए, राजस्थान पहुँच गए, मतलब हर जगह पहुँच गए हैं, अलग आपस में मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो खैर लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनका एक कॉमन कल्चर होता है, संस्कृति एक जैसी होती है, ठीक। संस्कृति तो समझते हैं रहन सहन का तरीका, खाने पीने का, जीवन यापन का तरीका, वो उसको संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। तो लोगों का एक समूह होता है जिनका कल्चर सेम होता है, ठीक है। तो एथनिक ग्रुप यानी कि निर्जाति समूह बोलते हैं। अब मैं क्यों पढ़ा रहा था उन निर्जातिक समूह, क्यों समझा रहा था, क्योंकि हमें श्रीलंका को समझना है। ये छोटा सा श्रीलंका, आंसर दे देना भाई, ठीक है। वो मैंने पूछा था कौन सा राज्य टच करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आपको 3 कलर दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि अपने यहाँ से जो सम्राट अशोक के टाइम पे ही बहुत सारे लोग गए हुए थे। आपको पता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार चल रहा था, तो सम्राट अशोक ने भेजा था, ठीक है। और क्या था कि अंग्रेज लोग जब आए, अंग्रेज अपने यहाँ इंडिया में, तो यहाँ से भी कुछ लोगों को ले जाते थे श्रीलंका, किस लिए, काम करवाने के लिए। तो अब क्या है कि जो अंग्रेज़ों का टाइम था, अंग्रेज़ों के टाइम को औपनिवेशिक काल बोलते हैं। औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल मतलब कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जब वो हमारे यहाँ रहे और उन्होंने हम पे राज किया, उसको बोलते हैं औपनिवेशिक काल, ठीक है। उपनिवेश बना के रखा हमें। उपनिवेश शब्द का मतलब है जिसका किसी देश पे कंट्रोल हो जाए, किसी और देश का। तो अपने यहाँ ही था, तो अपने यहाँ से लोग आके बस गए, कुछ लोग यहीं के थे श्रीलंका के। तो यानी कि अब देखो श्रीलंका में मेनली 2 तरह के निर्जाति समूह हैं, ठीक है। कितने, 2 तरह के एथनिक ग्रुप हैं। कौन कौन से, इनकी भाषा भी यही है, सिंगली और तमिल। देखो अब तमिल क्यों, क्योंकि तमिलनाडु के पास के लोग हैं, तो वही भाषा कल्चर आ गया। सिंगली यानी कि सिन्हाला, इंग्लिश में सिन्हाला है, हिंदी में सिंगली है, ठीक है। अब सिन्हाला सबसे ज़्यादा है, 74% है। ये दिख रहा है आपको, सिंपल सा ही दिख रहा है सामने, सबसे ज़्यादा है, 74% लोग तो सिन्हाला हैं, ठीक है, सिंगली हैं। और तमिल कितने हैं, सिर्फ 18% है, ठीक है। तमिल कम है। अब तमिल भी 2 टाइप के थे, एक कौन से थे, जो यहीं के थे यानी कि श्रीलंका के, ये जो आप देख रहे हैं ना ऑरेंज टाइप का, दूसरा कलर कलर कलर, ये देखो, ये यहीं के श्रीलंका के तमिल है, ठीक है। ये श्रीलंका के लोग हैं इतने। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये है इंडियन तमिल, है ना, भारतीय तमिल। तो भारतीय तमिल कहाँ से आए, यही भारत से आए, जो अंग्रेजों ने औपनिवेशिक काल में आए थे, ठीक है। बात समझ में आ गई। सिन्हाला कितने परसेंट है, 74, तमिल कितने, 18%। 2 कौन से ग्रुप है, सिंगली और तमिल। भाषा कौन सी है, सिंगली, और भाषा कौन सी है, तमिल। बात समझ में आ गई। भाषा भी यही है, यहाँ क्षेत्र का कोई नाम नहीं है। अब तमिल भी कौन कौन से हैं, एक भारतीय तमिल है और एक श्रीलंकाई के तमिल है, श्रीलंका के तमिल है। 2 तरह के तमिल है, एक श्रीलंकन और एक इंडियन तमिल। तो श्रीलंका की ये मैंने बता दिया आपको, और ये इंडिया के हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो धर्म है, तो धर्म कौन कौन से हैं, रिलीजन, ये आप थोड़ा सा जान लो, यानी कि धर्म कौन कौन से हैं यहाँ पर। देखो हिंदू, ठीक है, HINDU, हिंदू, ठीक है। मुस्लिम, मुसलमान लोग भी हैं यहाँ। क्रिश्चियन यानी कि सिख हैं, और क्रिश्चियन बोल रहा हूँ, सिख, ईसाई हैं, ठीक है। और सिख भी हैं शायद से, हाँ, सिक्स है ना, वो 6 नहीं बोल रहा हूँ, 6 वाला, ठीक है, सिख बोल रहा हूँ, 6 खा खरगोश का स्वर आता है यहाँ पे, ठीक है, सिख। तो ये 4 धर्म है, ये भी याद रखना है। ईसाई का जो परसेंटेज है वो याद रखना है, यहाँ पर 13% जो आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। तो अभी हमको श्रीलंका वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, तो श्रीलंका के बारे में कुछ और, तो ये देखो अब 74% हैं ये लोग। अब ये लोग अपना हक जताएंगे इन पे, तमिल लोगों पे। इन लोगों ने क्या किया, सिंगली जो भाषा थी, सिंगली में जो सिंगली भाषा थी, है ना, इसको पूरे राज्य की राजकीय भाषा बना दिया, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजकीय भाषा बना दिया। राजकीय भाषा मतलब पूरे देश में यही चलनी चाहिए हर काम में। कब बनाया, 1956 में, ठीक है। अब क्या था कि गवर्नमेंट, जो आपस में लोग थे ना, कौन कौन से, तमिल और सिंगली। अब तमिल लोगों को लगने लगा कि ये तो हम पे थोप रहे हैं, क्योंकि अब वही भाषा चलेगी, यानी कि हमारा कल्चर और हम सब संकट में आ जाएंगे। तो यहाँ चलने लगती थोड़ी सी लड़ाइयाँ, युद्ध परेशानियाँ होने लगती हैं ना, ठीक है। इन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, सिविल वॉर होने लगता है। अब सिविल वॉर क्या होता है वो समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहाँ कौन कौन से धार्मिक समूह हैं, हिंदू, मुस्लिम,
बौद्ध और ईसाई, सॉरी मैंने सिख बोल दिया था, बुद्धिस्ट नहीं आया दिमाग में, आप लोग उसको सही कर लेना। आज पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा है। यहाँ सिख नहीं है, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं सम्राट अशोक वाली जो कहानी बताई है वो इसीलिए बता रहा था क्योंकि बुद्धिस्ट लोग आए थे। ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी करते हैं ना। श्रीलंका के प्रमुख जातीय समूह कौन कौन से हैं? सिंगली 74, तमिल 18। जातीय समूह ध्यान रखना है ना। श्रीलंका की जनसंख्या देखो हरियाणा के बराबर है, ठीक है, 2 करोड़, ऐसे याद रखना। बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स पढ़ी थी हमने, है ना, उसमें डच 20% थे, ये क्वेश्चन मैंने बताना भूल गया। फ्रांसीसी 80% थे, उल्टा हो गया था। ठीक है, तो जब डच 59 थे और फ्रांसीसी 40 थे, यहाँ पर उल्टा है। डच कितने हैं कहाँ पर? ब्रुसेल्स में 20 और फ्रांसीसी कितने? 80। ठीक है, जर्मन वाला कोई खेल नहीं है। अब यहाँ देखो, श्रीलंका के तमिल जातीय समूह में कौन कौन से तमिल हैं? श्रीलंका के तमिल और भारतीय तमिल। श्रीलंका में कौन सी भाषा? तो सिंगली भाषा और तमिल भाषा। जातीय समूह कौन से हैं? सिंगली है, तमिल है। भाषा भी वही है और जातीय समूह भी वही है। लेकिन धर्म कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन यानी कि ईसाई और बुद्धिस्ट। ठीक है, श्रीलंका के जातीय समूह में कौन कौन से धर्म? देखो, अब जो धर्म है, सिंगली जो जातीय समूह था उसमें बौद्ध धर्म चलता है, तमिल में हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म चलता है। ईसाई धर्म में जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो कौन कौन से हैं? सिंगली और तमिल दोनों। ठीक है, ये थोड़ा सा उसी का वो कर दिया है कि जो सिंगली वाले हैं उनमें कौन कौन से धर्म चलते हैं, तो बौद्ध धर्म मेन है क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। तमिल भाषा वाले लोग हैं उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, और ईसाई धर्म वाले में सिंगली और तमिल दोनों हैं। ठीक है, ईसाइयों में सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956 में। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पर एक चीज़ और क्वेश्चन और होगा, तमिल ईलम दिया है क्या? हाँ, श्रीलंका के तमिल कितने थे? 13% थे। यहाँ ईसाई वाला क्वेश्चन होना चाहिए था। ईसाई कितने परसेंट थे? ईसाई, चलो अभी थोड़ा सा हम और करते हैं, अभी क्वेश्चन और क्या। ठीक है, अभी हम आगे समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि इनमें आपस में लड़ाई जो चालू हुई वो समझते हैं। अब देखो क्या होगा कि सिविल वॉर यानी कि होता है गृह युद्ध। अब ये क्या होता है? गृह युद्ध यानी कि एक देश के अंदर, एक देश के भीतर जब बहुत सारी संख्या में लोगों के बीच एक लड़ाई हो जाए, है ना, तो ये कुछ युद्ध जैसी लगने लगे, यानी बहुत बड़े पैमाने पर हो जाए तो उसको हम कहने लगेंगे ये सिविल वॉर हो गया, यानी कि गृह युद्ध हुआ, घर के अंदर यानी देश के भीतर। ठीक है, लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है बहुत बड़ी, जिसको युद्ध सी लगने लगती है तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं। अब सिविल वॉर क्या है कि हुआ ये कि जब मैंने अभी बताया कि राजभाषा घोषित कर दिया तो अब प्रॉब्लम और बढ़ने लगी। उन लोगों को लगा कि श्रीलंका के जो सिंगली लोग हैं ज़्यादा परसेंट में, 74% हैं, ये अपनी बहुसंख्यकवाद दिखा रहे हैं। अब ये बहुसंख्यकवाद क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, तो बहु का मतलब तो बहुत ज़्यादा होता है, संख्या यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में, और वाद का मतलब होता है किसी चीज़ को, उसी चीज़ को मानना, उसी चीज़ पे अपन टिक जाएंगे, वही है बस वही। यानी कि जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं उनका राज चलने लगे, वही लोग जो चाहते हैं वही करें, और जो कम संख्या में हैं, कम संख्या में उनकी बातों का ध्यान ना रखें। तो अब तमिल लोग, श्रीलंका में कौन लोग थे? सिंगली ज़्यादा थे, तो उनकी बहुसंख्यकवाद चल रही थी। बहुसंख्यकवाद एक डेफिनेशन आएगी तो वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। यानी कि बहुसंख्यकवाद समझो बहुत संख्या में जो लोग राज करते हैं और कम संख्या वाले लोगों की जो ज़रूरतें हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। बात समझ में आई? बहुसंख्यकवाद क्या है? जो बहुत सारे लोग होते हैं और जो कम संख्या वाले लोगों का ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी चलाते हैं बस, वो बहुसंख्यकवाद है। ठीक है, यहाँ कौन था? सिंगली बहुसंख्यकवाद था। उसने क्या करा? अपनी अपनी थोपने लगा। जैसे 1956 में उनने क्या करा, जो वहाँ की जो भाषा थी यानी कि राजकीय भाषा बना दी, किसको? सिंगली को, 1956 में। अब 1980 तक आते आते तमिल लोगों ने तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग रख दी कि हम अपनी सरकार अलग बनाएंगे 1980 में। तो अब क्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम और बढ़ गई, और ये क्या हुआ, 1983 के आसपास आते आते गृह युद्ध छिड़ गया, सिविल वॉर छिड़ गया। ठीक है, और ये सिविल वॉर 2009 में जाके ख़त्म हुआ। इतना लंबा सोचो, यानी 17 और 26 सालों तक ये युद्ध चलता रहा देश के अंदर। बहुत बहुत बड़ी बात होती है, 26 दिन घर में युद्ध चल जाए तो कितनी बड़ी बात होती है, 26 साल चला। ठीक है, तो सिविल वॉर यानी गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1983 में, 2009 में ख़त्म हुआ, ये याद रखना है।
1956 में राजकीय भाषा घोषित की गई, है ना। और तमिलीलम सरकार 1980 में बढ़ाने की मांग उठी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपको ऐसे याद रखने हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कौन सी वर्ष में ख़त्म हुआ? 2009 में। चालू कब हुआ था? 1983 में, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन होना चाहिए था। अच्छा, श्रीलंका एक कैसा देश है? द्वीपीय देश। द्वीपीय क्यों है? क्योंकि ये द्वीप के समान है, छोटा सा है, आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है, ये भी याद रखना, एक आइलैंड कंट्री है। श्रीलंका का गृह युद्ध किसके बीच हुआ था? सिंगली और तमिल के बीच। गृह युद्ध क्या होता है? तो ये देखो, किसी देश की सरकार विरोध के समूह की हिंसक लड़ाई, मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए, बहुत बड़ी, और ऐसा रूप ले ले कि उसे वो गृह युद्ध की तरह लगने लगी, ठीक है। ये आप बुक में देख लेना, ये बुक में डेफिनेशन सही लिखी है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है। ये बहुसंख्यकवाद लिखा है, ठीक है। वही अल्पसंख्यक इच्छाओं की अवहेलना करते हैं। समुदाय बहुसंख्य है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है। अब थोड़ा सा हम गवर्नमेंट के टाइप समझते हैं, सरकार के प्रकार, ठीक है। सरकार के प्रकार क्या होते हैं? सरकार के प्रकार, अब देखो अगला चैप्टर है हमारा फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, उसमें हम और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप समझते हैं। एक सबसे बड़ी सरकार होती है जो पूरे देश के लिए बनती है, ठीक है, फॉर होल कंट्री। तो जो पूरे देश के लिए बनती है, ठीक है, उसको केंद्र या संघ सरकार बोलते हैं, यानी कि यूनियन या सेंट्रल, ठीक है, यूनियन सेंट्रल, ठीक है। बात समझ में आई? ये पूरे देश के लिए बनती है। जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार बन जाए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के एक ही है ना, नरेंद्र मोदी जी। तो वो जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र या संघ सरकार है, ठीक है। दूसरी उससे छोटी, अब जैसे पूरे भारत को बहुत सारे राज्यों में बांटा है, तो राज्य के लिए जो सरकार बनती है, स्टेट्स के लिए, उसको कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविंशियल यानी कि राज्य सरकार, प्रांत सरकार, बहुत सारे अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे हम मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में बता देना, ठीक है। पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक राज्य की अलग अलग होती है, उसको राज्य सरकार बोलते हैं। फिर अब राज्य में छोटे छोटे जिले होते हैं, ठीक है। जिलों में क्या है, अब अपने यहाँ तो क्या सरकार क्या होती है, वो होती है स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। एक्चुअल में वो नगर पालिका नगर निगम चलता है, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर एक तीसरी सरकार पढ़ेंगे हम, कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी कि सामुदायिक सरकार। अब ये क्या होता है? अब क्या होता है कि जैसे किसी धर्म, जैसे मान लो अपने यहाँ हिंदू धर्म की एक अलग सरकार हो, मुस्लिम धर्म की एक अलग सरकार हो, ईसाई धर्म की अलग हो, सिख लोगों की अलग हो, और कौन रह गया, बुद्ध लोगों की अलग हो, या किसी मान लो कि किसी जाति की अलग सरकार हो, ब्राह्मण की अलग हो, क्षत्रिय की अलग हो, ऐसे करके अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग समुदायों की जो सरकार होती है उसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। बात समझ में आई? अलग अलग समुदायों की सरकार को समुदाय सरकार। तो ये गवर्नमेंट के टाइप्स हैं। बात समझ में आ गई आपको? अब ये क्यों पढ़ रहे हैं इसका हम समझेंगे। इनकी तीनों की डेफिनेशन हमें याद करनी है, डेफिनेशन है। अभी हमें फिलहाल क्या पढ़ना है वो देखो। अभी हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया, बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया, अब हमने गवर्नमेंट के टाइप्स पढ़ लिए। ये पेज अभी काम आएगा। गवर्नमेंट के पार्ट, अब जो सरकार के भाग होते हैं, जो अपने भारत है ना, सरकार के भाग 3 भाग हैं, ठीक है। कौन कौन से? JEL जेल, ठीक है, ऐसे याद रखना। जे से जुडिशियरी, ठीक है, ई से एग्जीक्यूटिव और L से लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं क्या, न्याय करने वाला, न्यायपालिका, आपको पता ही है जो न्याय करता है, ठीक है। अब न्याय तो तब होगा ना जब कुछ कार्य होगा, कार्यपालिका। और लेजिस्लेटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव, हाँ सही है। और ये होती है विधायिका, ठीक है। ये होता है, ये कौन होती है? अरे यार, विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, कोई भी कानून लाना है, ये क्या करती है? कानून को लागू करती है, ठीक है। और ये क्या करती है? डिसीजन लेती है देश में, ठीक है। ये सबसे बड़ी बॉडी होती है। खैर, सरकार के तीनों भाग समझ लिए, जेल, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्या क्या काम है वो भी हमने समझ लिए। कानून बनाना है तो विधायिका बनाएगी, लागू करना है तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका करेगी, जुडिशरी निर्णय लेगी, है ना, ठीक है। खैर, हमने ये क्यों समझा। अब क्या, जो अब मेन टॉपिक आता है हमारा पावर शेयरिंग, ठीक है।
अब पावर शेयरिंग होती कैसे है बेल्जियम में, क्या होगा, अब पावर शेयरिंग करी, सुधार किए गए कि अभी तो लड़ाई चल रही थी, फ्रांस वाले ज़्यादा पावर दिखा रहे थे, तो बेल्जियम में जो सुधार करे गए वो 1970 से लेके 1993, एक बार अपडेट चेक कर लेना, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, 70 में 73 लिख रहा हूँ। तो इस बीच में क्या है, 4 सुधार करे गए, 4 सुधार, ठीक है, संविधान में संशोधन किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए, संविधान संशोधन किए गए, कौन कौन से 4। अब देखो प्रॉब्लम्स थी, अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उनने क्या करा, पहला, अब देखो क्या है कि पूरे देश की एक सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार बनाएंगे या संघ सरकार बनाएंगे, ठीक है, पूरे देश की, जैसे अपने भारत में, ठीक है, बढ़िया बात है। दूसरी, दोनों राज्यों की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे, बहुत बढ़िया बात है, ये तो 2 काम कर लिए उनने। जो हमारा बेल्जियम था, वो सॉरी ब्रसेल्स में क्या करेंगे, देखो सेंट्रल यानी कि पूरे देश की एक सरकार बनाएंगे, पहला रिफॉर्म किया, और उसमें क्या है, जो डच हैं और फ्रांसीसी दोनों लोग बराबर होंगे, पहली चीज़, ठीक है, जो केंद्र सरकार, जैसे मान लो 100 लोग बैठेंगे तो उसमें 50 कौन होंगे डच, 50 कौन होंगे फ्रेंच, बराबर हकदारी दी। स्टेट गवर्नमेंट होगी, दोनों राज्यों की अलग अलग गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है, बढ़िया बात है। जो दोनों कौन से, फ्लेमिश और वैलोनिया है ना, ठीक है। ब्रसेल्स में क्या करा, जो राजधानी थी वहाँ भी उनने कहा कि आधे फ्रेंच और आधे डच, यहाँ भी 50-50 आधे आधे रखें, ठीक है। चौथा क्या किया, इन्होंने कहा कि हम एक और तरह की सरकार बनाएंगे जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी कि सामुदायिक सरकार कहेंगे। तो ये 4 रिफॉर्म समझ में आ गए क्या क्या है, कब किए गए, 1970 से 93 में। संशोधन पूछे कितने करे, तो 4, और ये 4 अपन को ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक पूरे देश की सरकार बनाई, एक अलग अलग राज्यों की बनाई, और ब्रसेल्स में भी 50-50 किया, और कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक सरकार भी बनाई। आप बुक में पढ़ोगे पूरा एक एक लाइन मिलेगी, एक एक टॉपिक मिलेगा। अब बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रसेल्स, अब EU क्यों लिखा है, ये क्या है, यूरोपियन यूनियन है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन में से कितने देश थे पहले, मैं चलो बता दे रहा हूँ, 28 थे, एक हट गया है, अब बचे हैं 27। अब आपको बताना कौन सा देश हट गया है, यूरोपियन यूनियन। इसका जो हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय है ना, एक ग्रुप है बहुत बड़ा, उसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, ये याद रखना है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, ब्रसेल्स। तो बेल्जियम की कैपिटल तो थी, अब ये यूरोपियन यूनियन की भी। अब देखो अभी मुझे कुछ और भी समझाना है, क्वेश्चंस तो अभी हम पढ़ेंगे पूरे, रिफॉर्म्स भी समझ गए, कुछ छूट गया मुझे। हाँ, तो श्रीलंका के बारे में एक चीज़ और बतानी थी, जो युद्ध चल रहा था 2009 में तो ख़त्म हो गया था, लेकिन अपना देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में भारत, लेकिन श्रीलंका अपने बाद 1948 में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये भी हो गया, मैंने यहाँ काफ़ी सारी स्लाइड्स तो लगा ली थी। एक्चुअल में क्या है कि आप क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या रह गए। बेल्जियम में कितने स्तर पर कौन कौन सी सरकारें हैं, केंद्र की थी, राज्य की थी और सामुदायिक थी, तीनों थी, अभी मैंने बताया। कितने संशोधन किए गए, 4, 1970 से 93 तक, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं अब क्या है। संघ या केंद्र सरकार क्या होती है, देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार, देश के लिए केंद्र सरकार। राज्य सरकार क्या होती है, प्रांत वाली। सामुदायिक विभिन्न धार्मिक समूह के बीच हो सकता है, ये सरकार है। सामुदायिक सरकार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, भाषा के आधार पर भी बन सकती है। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, ठीक है, क्षैतिज यानी कि क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि पावर बराबर बराबर होती हैं। जैसे मान लो कि हमने 3 पढ़े थे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। इन तीनों को बराबर पावर्स होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सब लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। ये क्षैतिज हो गया यानी कि बराबर पे हैं, तीनों भाग हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ो। अच्छा, तमिल ईलम सरकार बनने के लिए कोशिश कब की थी, 1980 में, ये मैंने तभी बताया था आपको, ठीक है। एथनिक निर्जाति समूह क्या, ये भी हो गया। युक्ति परक आप थोड़ा सा कर दो, छोड़ दो, प्रूडेंशियल करके बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब एथनिक निर्जाति समूह भी हो गया। नियंत्रण और संतुलन, अब देखो इस चीज़ को समझते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, उसको समझने से पहले मुझे लगता है क्वेश्चन छोटा है क्या, कोई और देख लेते हैं, ठीक है। ओ आई थिंक क्वेश्चन सारे हो गए हैं ना। हाँ, ये 1948 में आज़ाद हुआ था श्रीलंका, ठीक है, ये भी हो गया। अब मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस तो मैंने सारे कर लिए। एक्चुअल में क्या है, ये चैप्टर इतने से ही हो जाएगा। अब जो चेक्स एंड बैलेंस बचा है, ये नियंत्रण और संतुलन, ये मैं समझा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको चैप्टर के लास्ट में जो कुछ है वो और आपको क्लियर कर देता हूँ। टिक दी करेक्ट हैं वो, बस क्या थोड़ी देर लगेगी, क्वेश्चंस है नहीं, बस टिक दी करेक्ट हैं तो आप कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। पूरा पढ़ोगे ना आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, पूरा चैप्टर। चलो ठीक है, यहाँ से देखते हैं।
सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में, मतलब उसके फायदे में और गैर फायदे में, ऐसा सोच सकते हैं। कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में यानी कि सत्ता का बंटवारा किया जाना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है, सही बात है, यानी कि का ऑप्शन होना चाहिए। ये वाला नहीं है तो ये तो हमारा गया आंसर से, ठीक है। अब देखते हैं, पक्षपात का अंदेशा कम करती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है क्या, नहीं। तो अगर गा ऑप्शन है तो ये तो हट ही जाएगा, क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया तो हटेगी नहीं, ये भी गया। अब बचा हमारा ऑप्शन एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से सही है। तो पक्षपात का अंदेशा कम करती है, मतलब पक्षपात कम होगा, ठीक है, जिस अगर पावर बढ़ जाएगी तो, ठीक है। विविधताओं को अपने में समेट लेती है, सही बात है, विविधता होनी चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी, दोनों ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो 4 और 6 में कौन सा सही है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है कि नहीं, बिल्कुल। देश की एकता को कमजोर करती है, नहीं। भागीदारी बढ़ाती है, बिल्कुल बढ़ाती है, तो यानी कि ऑप्शन पहला सही है, यानी कि ये 4 ऑप्शन तो ये आ जाए, तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आपको देखना है, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी जो पॉइंट दिए हैं इनको समझते हैं। बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों को अपना प्रभुत्व जमाने का कोशिश किया था। भैया डच तो वैसे ही कम थे, डच जो थे वो पावरफुल कम थे, मतलब संख्या में ज़्यादा थे, लेकिन फ्रेंच 40% थे, ठीक है। सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया, ये तो किया था, यानी खा ऑप्शन कहाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि ये ऑप्शन तो चला गया। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया था। बताओ किया था कि नहीं, बिल्कुल किया था, यानी कि घा ऑप्शन भी होना चाहिए। यानी दो एक सेकंड, इसका सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। क्या किया था क्या एक्चुअल में, एक सेकंड क्या हो रहा है ये, इसमें वही नहीं है, चलो खैर छोड़। हम यहाँ कहाँ थे यार, क्या हो रहा है ये, आज ये कर्सर भी काम नहीं कर रहा है। आ गया, कहाँ थे, ये थे, ठीक है। देखो बेल्जियम और श्रीलंका, अरे क्या पढ़ रहे थे, इसमें हमारा पहला ऑप्शन तो सही था, पहला कहाँ गया, अरे यार दूसरा अपन ने पढ़ लिया था, इसको एक सेकंड में मिटा के पूरा दोबारा ही पढ़ लेता हूँ। अरे यार आज ये कर्सर भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं। हाँ यानी कि एक सेकंड रुकना, देखो अभी उसको हम करते हैं, एक सेकंड, मुझे क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसमें, चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकंड मैं वो करता हूँ, एक सेकंड गाइस। चल देखते हैं, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंची किया था क्या, यहाँ देखो फ्रेंच वालों की ज़्यादा पावरफुल थे, तो ये तो गलत हो जाएगा, का वाला ऑप्शन ये गया, ये गया, ठीक है। नीति बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाने का प्रयास किया, सिंगली भाषी कर रहे थे, यानी कि खा ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो गा तो इसमें खा है नहीं, तो ये भी चला गया, ये तो सही हो गया, लेकिन अपन देख लेते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ फ्रेंच पावरफुल थे, तो फ्रेंच वालों ने किया था, जबकि डच वालों ने नहीं किया था, उल्टा बोल रहा है। और यहाँ पर सिंगली भाषा है, तो ये सही है, खा होना चाहिए, यानी कि ये वाला है, यानी कि ये सही है। अब यहाँ देखते हैं सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, सत्ता का बंटवारा कहाँ होता है, संघीय सरकार में होता है, ठीक है, ये इसमें होता है, ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच कब होता है, सामाजिक समूहों के बीच
सामुदायिक सरकार में होता है, यानी कि तीसरे का क्या होना चाहिए ऑप्शन का कबूतर, तो तीसरे का इसमें है और इसमें, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं अभी, ठीक, यानी कि ये दो रेस से बाहर हो गए, ठीक। और देखते हैं दो या अधिक दलों के बीच, ये हम पढ़ेंगे, गठबंधन सरकार आगे आएगा। जब क्या होती है दो या दो से अधिक गवर्नमेंट एक साथ मिलकर सरकार बनाती हैं तो गठबंधन बोलते हैं, यानी कि चौथी का क्या होगा गा, चौथी में गा आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आएगा, यानी कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद सत्ता की साझेदारी के बारे में दो बयानों पर कौन से जवाब दें। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभ करे, बिल्कुल सही बात है। इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, सही बात है, यानी कि आ और बा दोनों सही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है, लेकिन अभी आपको पढ़ना है चेक्स एंड बैलेंसेस, नियंत्रण और संतुलन, ये समझ लेते हैं, नियंत्रण और संतुलन, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंस ये क्या होता है। चेक्स एंड बैलेंस में क्या है कि जैसे मान लो दो मैं वो ले लेता हूँ, एक थी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, और एक थी लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका। अब विधायिका क्या कर रही है, और एक थी हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। विधायिका कोई कानून बना दे और न्यायपालिका कहे कि भैया ये कानून गलत है, तो न्यायपालिका इसको क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, पूरी पावर है, ठीक है। और अगर देखो विधायिका, आपको पता होगा कि जो न्यायपालिका में जज बनते हैं ना, तो वो विधायिका ही डिसाइड करती है, ठीक है, बात समझो। न्यायपालिका क्या करती है, यहाँ पे भी कंट्रोल करती है, न्यायपालिका विधायिका को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। विधायिका यहाँ कंट्रोल करती है, मतलब सारा क्या है, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं, एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं, यही होती है चेक्स एंड बैलेंस यानी कि संतुलन और नियंत्रण। ये आंसर आप लोग पढ़ेंगे तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो देश में कार्यपालिका सत्ता का, ये क्या लिखा है, सत्ता का उपयोग करती है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा कानून को अंकुश करती है, ठीक है, वही आंसर है। तो आई थिंक अब हो गया है चैप्टर ख़त्म, और ये क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पूरी बढ़िया आराम से कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जय हिंद, थैंक यू।